So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht. So students, we are starting with the one short series for business studies और आज हम करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक शॉट एक सांस में, केवल इस एक क्लास में बेटा आपको पूरे चैप्टर को समझाने और याद कराने दोनों की जिम्मेदारी मेरी। ऑल यू हैव टू डू इज वॉच दी होल क्लास। आपको क्लास पूरी देखनी है और मैं आपको इस चैप्टर को समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। आपको वीडियो को रोक रोक के नोट डाउन ना करना पड़े, इसलिए आई हैव गिवन ऑल दी नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल दी नोट्स, ऑल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा इन नोट्स को मैंने आपकी बुक की ही लैंग्वेज में बनाया, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एग्जाम में बुक की ही लैंग्वेज लिखनी है ताकि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आ पाए। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स इन योर बुक्स लैंग्वेज एंड इन अ पिक्चर फॉर्मेट, ताकि आपको बीएसटी बोरिंग ना लगे। और अगर पिक्चर फॉर्मेट में नोट्स होंगे तो आपको वो पॉइंट याद आ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट था, पिक्चर याद आ जाएगी कि ये इसमें ये पॉइंट था और इस पॉइंट के अंदर ये चीज लिखनी थी। सो डू चेक आउट द अमेजिंग नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक वीडियो से तो एक फोन से तो आप मेरा वीडियो देख ही रहे हो, उन नोट्स को आप किसी दूसरे फोन में खोल लो, एक फोन से वीडियो देखो, साथ साथ में नोट्स भी पढ़ते रहो। अगर आपके पास में एक ही फोन है सो आप पहले पूरा वीडियो देख लो, नोट्स तो आपके पास है, यू कैन रिवाइज देम एट एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और बेटा हम ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक है, ऐसा कोई भी एक टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको छुड़ाऊंगा। ऐसा टॉपिक छोड़ो, ऐसा कोई पॉइंट भी मैं आपको छुड़ाने नहीं वाला, टॉपिक के अंदर भी कोई पॉइंट, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है 100 में से 100 मार्क्स लेके आने का। सुंदर पिचई सीईओ ऑफ गूगल, आई नो आप सब लोग इनको जानते होंगे। क्या सुंदर पिचई गूगल के मालिक हैं? नो, ही इज जस्ट अ सीईओ। सीईओ एक मैनेजरियल पोजीशन है, ना कि कंपनी का मालिक। ही इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। और बेटा गूगल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बन गई, बट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक हिम, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। और केवल गूगल ही नहीं, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं बन गई, बट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक देम, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। सो जो मैं बात बोलूं उससे ध्यान से सुनना। ऑल दी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस do not become successful just by chance। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन लप्पे में ही सक्सेसफुल नहीं बन जाती, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। अच्छा सर, मतलब सर जितनी भी ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, गूगल वगैरह, इन लोगों को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती होगी। बेटा केवल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गूगल की तरह, चाहे कोई छोटी सी चाय की दुकान हो, आपके कोई पास में चाय की दुकान, कोई चाय का कैफे, कोई आप कैफे जाओ, वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत है। आप किसी कैफे में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि पैसे लेने के लिए एक अलग आदमी होगा, सर्व करने के लिए एक अलग आदमी होगा, खाना बनाने के लिए एक अलग आदमी होगा। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चाहे छोटी हो, हर किसी को मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर? फर्स्ट, successful organizations do not achieve their goals just by chance, लप्पे में नहीं, but by following a deliberate process called management. And this management is essential for all the organizations, whether big or small, whether in manufacturing industry or service industry, हर किसी को मैनेजमेंट की जरूरत है। बेटा मैं जो भी एग्जांपल दूंगा, जो भी स्लाइड यूज करूंगा, वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक स्लाइड आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए मदद करेगी। ऐसे मत सोचना कि सर ये कोई एग्जांपल समझा रहे, हर एक बात आपको मैं समझाने के लिए ही बोलूंगा। अब चलते हैं बेटा हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन के ऊपर। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर ये डेफिनेशन तो सर हमारे बुक में भी लिखी हुई है और आज तक हम इसको रटते हुए आ रहे हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो अगर आप बेटा रटोगे तो भूलोगे ही। आज हम इस डेफिनेशन को समझते हैं,
ताकि आपको ये डेफिनेशन याद हो जाए पक्का से। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस डेफिनेशन को पहले तोड़ लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और तीसरा एफिशिएंटली। इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। सबसे पहले प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है बेटा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कोई भी चीज अगर एक उसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व है तो वो प्रोसेस होता है। जैसे आपको सीए बनना है तो पहले आपको सीए फाउंडेशन करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरमीडिएट, फिर फाइनल, तब जाके आप सीए बनोगे। आपको आईएएस बनना है तो पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये प्रोसेस है आईएएस बनने का, सीए बनने का। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व है। पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। इसमें भी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व है बेटा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे आपके चैप्टर्स की नाम है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, हर एक चैप्टर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो प्रोसेस क्या है वो तो आपको क्लियर हो गया। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। आप लोगों की सपोज खुद की कंपनी है, नई कंपनी आपने बनाई है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अरे वाह सर, खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मजा आ गया। आप लोगों की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप लोगों का गोल है 5000 कार्स को बनाने का। कितनी कार्स को बनाने का? 5000 कार्स को। इस दिसंबर तक बनाने का आपका गोल है 5000 कार्स को। अब अगर इस दिसंबर तक आपने केवल 4000 कार्स ही बनाई, गोल था 5000 का और आपने केवल 4000 ही बनाई, दैट मीन्स यू हैवंट डन द वर्क इफेक्टिवली। अगर आप अपने गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते टाइम पे, दैट मीन्स यू हैवंट डन द वर्क इफेक्टिवली। अब सपोज आपने दिसंबर तक 5000 कार्स तो बना दी। आप बोले सर हमने 5000 कार्स का काम था, 5000 की 5000 कार्स बना दी, हमने काम इफेक्टिवली किया। उन कार्स को बनाने में आपके 1 करोड़ रुपए लगने चाहिए थे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके 1 करोड़ रुपए लगने चाहिए थे, आपने 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए। दैट मीन्स यू हैव डन द वर्क इफेक्टिवली बट नॉट एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम को पूरा करना टाइम पे, और एफिशिएंटली का मतलब होता है काम को सही ढंग से करना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। 31 दिसंबर तक आपको 5000 कार्स बनानी है। Whereas efficiency, it refers to doing the task in right way and involves cost benefit analysis. Efficiency में हमारा cost benefit analysis भी आ जाता है, या मैं एक शब्द कह सकता हूं, effectiveness का मतलब है doing the right task और efficiency का मतलब है doing the task in right way, एक ब्रॉडर सेंस में। बाकी आपको चीज समझ में आ गई कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना टाइम पे, और एफिशिएंटली का मतलब होता है काम को सही ढंग से कंप्लीट करना। यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। सो मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम चलते हैं बेटा हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटीन्यूअस प्रोसेस, सारे क्या है आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहला ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व होते हैं, अकेले के लिए मैनेजमेंट नहीं होता। आप अगर आपकी कंपनी है तो उसमें एक सेल्स मैनेजर होगा, एक परचेज मैनेजर होगा, एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, ऐसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, उनके अंडर भी कुछ लोग होंगे। देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ ग्रुप ऑफ पर्संस। Management always refers to a group of persons involved in managerial activities, और मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन होंगे वो सारे के सारे पर्संस को इफेक्ट करेंगे। बहुत इजी सी बात थी। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे कि आप लोगों का टारगेट है 5000 कार्स को बनाने का। अब आपकी कंपनी में कई सारे लोग होंगे, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं कि हमें क्या मतलब है 5000 कार से, हमको तो हमारी सैलरी लेनी है, हमारा काम करना है और अपने आराम से बीवी बच्चों के साथ में एंजॉय करना है। सो मैनेजमेंट का काम होता है कि उन सब लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करे
ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल 5000 कार्स को बनाने के लिए। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स 5000 कार। इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। सब लोगों के एफर्ट्स को मैनेजमेंट यूनाइट करता है ताकि हम कॉमन गोल 5000 कार्स को बनाने का गोल अचीव कर पाए। नेक्स्ट, परवेसिव। बेटा ये परवेसिव जो है, ये शब्द आपको बीएसटी में हर चैप्टर में सुनने वाले हो, किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस में परवेसिव आपको मिल जाएगा, तो आप ध्यान से समझ लो परवेसिव का मतलब होता क्या। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। जैसे भगवान है ना, भगवान भी परवेसिव है, कण कण में भगवान है, आप इस दीवार में भी भगवान है, हर कण कण में भगवान है। वैसे मैनेजमेंट भी परवेसिव है, यानी कि मैनेजमेंट आपको हर जगह मिल जाएगा, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर बिग लाइक गूगल और स्मॉल लाइक ए कैफे शॉप, वेदर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री, जैसे आपके बैंक्स, आप बैंक में जाओगे वहां पे भी आपको मैनेजमेंट मिल जाएगा, एक ब्रांच मैनेजर होगा, एक क्रेडिट मैनेजर होगा। So management is all pervasive. It will be in all the organizations, whether big or small, whether in manufacturing industry or service industry, profit making industry, non profit making industry, हर जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा मैनेजमेंट गोदरेज की अलमारी की तरह है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपको केवल साल की शुरुआत में करना है, अप्रैल मई में, वो आपको पूरे साल करना है। ये वाला पॉइंट आपको और अच्छे से जब हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, जब मैं आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, जस्ट लाइक योर गुडविल। आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट यू कैन फील द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मिस्टर इंडिया की तरह बेटा, आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हो। कब? व्हेन देयर आर ऑर्डर लाइन्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट इज गुड। जब ऑर्डर लाइन से और चेयर्स नहीं है, अफरा तफरी नहीं मच रही आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब आप ये कह सकते हो। जब काम टाइम पे हो रहा है, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ मैनेजमेंट अच्छा है। आप फील कर सकते हो मैनेजमेंट को, बट आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते कि मैनेजमेंट है कहाँ। Its presence can be felt by seeing the order lines and coordination in working environment. It cannot be physically seen, but its presence can be felt. Next point, management is dynamic. Management dynamic है, ये पॉइंट है आपके समझने का, क्योंकि इसके अंदर जो आपको अंदर लिखना है वो थोड़ी सी चीज अलग है। मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों होता है? मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल। इस टाइगर श्रॉफ की तरह फ्लेक्सिबल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मैनेजमेंट में आपको अपने गोल्स को चेंज करना होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। सर मतलब बेटा आपने गोल बनाया था 5000 कार्स को बनाने का, आपका गोल था 5000 कार्स को बनाने का, आपने मैनेजमेंट को भी बोल दिया, सब लग गए 5000 कार्स को बनाने में। अब आपको साल के बीच में लगा कि यार इस साल तो बहुत जबरदस्त सेल्स हो रही है, लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, अभी कोरोना के बाद में एकदम से सेल बढ़ गई थी कार्स की, तो आपने भी रियलाइज करा है 5000 कार्स का टारगेट तो मैंने बहुत कम रखा है, इस साल तो मैं 10,000 कार्स भी बेच सकता हूँ, तो मुझे 12,000 कार्स का टारगेट रखना चाहिए। या हो सकता है किसी साल आपको लगे कि यार इस साल तो सेल ही नहीं हो रही, डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, मंदी आ गई मार्केट में, तो मेरे को 5000 कार्स का ज्यादा टारगेट रख लिया, मेरे को 3000 का ही टारगेट रखना चाहिए। सो मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं कि एनवायरनमेंट में मंदी आ रही है, या एनवायरनमेंट में लोगों के पास में बहुत पैसा आ गया कोरोना के बाद में, तो उस हिसाब से हमको भी हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव में चेंज लाना होता है कि इस साल हम 5000 नहीं, इस साल हम 10,000 कार्ड्स का टारगेट रखेंगे। एंड देयरफॉर मैनेजमेंट इज डायनेमिक। क्या होता है मैनेजमेंट? डायनेमिक। तो ये ध्यान रखना, मैंने जो एग्जांपल दिया है कि इस पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर द एंड्स टुवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ये वो अंत होते हैं जिसकी वजह से हम सारे काम कर रहे हैं। जैसे आप ये जो मेहनत कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, मेरी क्लास देख रहे हो, नोट्स को पढ़ रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? ये सारी एक्टिविटीज
आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, उस अंत के लिए कि मेरे रिजल्ट में 95% लिखा हुआ आ जाए, बीएसटी के सामने 100 में से 100 लिखा हुआ आ जाए, इसलिए आप वो एक्टिविटीज कर रहे हो। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, ये वो अंत होते हैं। और इन ऑब्जेक्टिव्स को बेटा हम बेसिकली मेजर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और फिर तीसरा इनके बाद में होता है ग्रोथ। सर वो कैसे? तो अगर आप लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपने कैफे का बिजनेस स्टार्ट करा, खुद का एक नया कैफे खोला, तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा सर्वाइवल का। आप लोग कहोगे कि सर मेरा खर्चा है 1 लाख रुपए का, मेरे को रेंट देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, ये सारे सामान, फ्रिज वगैरह, लाइट वगैरह का खर्चा, मेरी कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, तो कम से कम इतनी सेल्स तो होनी चाहिए कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। यानी कि सेल्स 1 लाख रुपए की तो होनी चाहिए सर कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, जो आप सरवाइव कर पाओ। अगर आपकी कॉस्ट है 1 लाख और आपकी सेल्स 50 से जा रही है, तो आपको हर महीने 50,000 का नुकसान हो रहा है, आप बिजनेस को बंद कर दोगे। तो हर बिजनेस का पहला टारगेट होता है सर्वाइवल, कि वो एटलीस्ट अपनी कॉस्ट तो कवर पाए, सर्वाइव कर पाए मार्केट में। एक बार अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर लिए कि हाँ सर मेरी कॉस्ट तो अचीव हो रही है, अब आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का, जिसलिए आपने बिजनेस खोला है कि सर सर्वाइव तो मैं कर पा रहा हूँ, अब मेरा टारगेट है मैं प्रॉफिट भी कमाऊं। कॉस्ट मेरी 1 लाख है, अब मेरा टारगेट है मैं 2 लाख की 3 लाख की सेल्स करूं कि मैं प्रॉफिट कमा पाऊं। एक बार आपने सर्वाइव कर लिया, फिर आप प्रॉफिट भी कमाने लगे, फिर आपको लगता है ग्रोथ करूं मैं, एमबीए चाय वाला की तरह। सर मेरे को प्रॉफिट तो हो रहा है, पर एमबीए चाय वाला की तरह मेरी और ब्रांचेस खुल जाए, मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का पहला टारगेट होता है सर्वाइवल, कि वो अपनी कॉस्ट कवर कर ले, सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव करने के बाद में उनका टारगेट होता है प्रॉफिट, जिसके लिए उन्होंने बिजनेस खोला कि वो प्रॉफिट कमा पाए। एक बार आप सर्वाइव कर लिए, प्रॉफिट भी कमा लिए, फिर आप सोचते हो कि अब हमारी ग्रोथ हो, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़े। मैं चाय बेच रहा हूँ, मैं कॉफी और भी चीजें, इन सब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी बढ़ाऊं। बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव and exist in the competitive market for a longer period of time. It is the profit क्या होता है? It is the reward given to the businessman for bearing risk and is the most important objective of an organization. ये सबसे important objective होता है organization का, इसी objective के लिए ही तो आपने business start करा है। एक बार आपको profit भी होने लग गया, then success of an organization is measured by growth rate and growth is measured in terms of sales, number of products, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक बार आपकी प्रॉफिट भी हो गया, उसके बाद में आपका टारगेट है ग्रोथ का, और ग्रोथ कैसे मेजर होती है? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है बेटा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो वो ऑब्जेक्टिव थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। अब आप बिजनेस कर रहे हो सोसाइटी में, तो आपके सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो सोसाइटी में, आप रिसोर्सेज ले रहे हो सोसाइटी से, अपने प्रोडक्ट भी बेच रहे हो सोसाइटी में, तो आपको इस सोसाइटी से रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी, और आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाओ। जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं सोसाइटी के, उनको भी आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे पाओ। आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो। ऐसे नहीं आप खुद तो प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, ग्रोथ करे जा रहे हो, और पूरा एनवायरमेंट को प्रदूषित कर दिया, नदियां आपने गंदी कर दी। तो आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो, और आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो रीजनेबल प्राइस पे। आपने खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली, आप सर्वाइव भी कर गए, प्रॉफिट भी खूब कमा रहे हो, ग्रोथ भी कर रहे हो, लेकिन आप स्विफ्ट कार बेचते हो 50 लाख में,
स्विफ्ट कार आपको बेचनी चाहिए 8 लाख 10 लाख रुपए में, आप 50 लाख में बेच रहे हो। तो आपका ये सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, स्विफ्ट जैसी कार रीजनेबल प्राइस पे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव्स? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एनवायरमेंट को दूषित ना करो, employment opportunities to weaker sections of society and supply of quality products at reasonable price। ऐसे नहीं खुद ही प्रॉफिट कमाई जा रहे हो, 50-50 लाख की स्विफ्ट बेचने लग गए जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि ये तो वही होगी ना सर, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल। तो ध्यान रखना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो तो कवर होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसमें कवर होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दे आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, उनको प्रमोशन देना, उनको इंक्रीमेंट देना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देना, उनको एक अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना उनकी सेफ्टी के लिए। आप लोगों ने खुद का कैफे खोला और आपका जो शेफ है आप उसको दे रहे हो 20,000 रुपए महीने की सैलरी। आपका जो कॉम्पिटिटर कैफे है, आपके पास में जो कैफे खुला हुआ है, वो अपने शेफ को देता है 40,000 रुपए की सैलरी। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। उस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, यानी कि 40,000 रुपए सैलरी दो, जो जस्ट आपका कॉम्पिटिटर अपने शेफ को सैलरी दे रहा है। आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बेटा कि आप उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, उन एम्प्लॉइज को प्रमोशन दो, उनको इंक्रीमेंट दो, उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। ऐसे नहीं कि आपके कैफे में जो रसोई है उन बेचारों को खास खास के अस्थमा ही हो गया। तो उनको अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी मिले, चिमनी वगैरह होनी चाहिए आपके कैफे में। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री है तो उसमें भी चिमनी वगैरह होनी चाहिए। अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए आपकी एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए। ऐसे नहीं किसी एम्प्लॉय का हाथ कट गया, किसी का क्या हो गया। कॉम्पिटिटिव सैलरी, उनको प्रमोशन, उनको इंक्रीमेंट, उनको एक अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशन और पीयर रिकॉग्निशन और सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। पीयर रिकॉग्निशन शायद आप लोगों को समझ ना आता हो बेटा। पीयर होता है आसपास, जो पीयर होता है जैसे आप लोगों का जो क्लास का ग्रुप है वो आपका पीयर ग्रुप है, मेरे सीएस का जो ग्रुप है वो मेरा पीयर ग्रुप है। तो एम्प्लॉइज का भी एक पीयर ग्रुप बन जाता है जहां पे वो काम करते हैं, तो उनमें उनको रिकॉग्निशन मिले, पीयर रिकॉग्निशन, अपने लोग बागों में उनको रिकॉग्निशन मिले। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपके चैप्टर्स के नाम, चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 5 आपने खुद ने बुक में देखा ही होगा, ये आपके सारे चैप्टर है। यही आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बेटा। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, फिर ये। तो इन सब चैप्टर्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको इन सब की डेफिनेशन समझा देता हूँ और एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो हमारा ये टॉपिक भी हो जाएगा और हम उन चैप्टर्स में क्या करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग। प्लानिंग होता है बेटा डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं 5,000 कार्स बनाऊंगा। 5,000 कार्स में मैं कुछ कार तो बनाऊंगा स्विफ्ट की तरह, कुछ कार में बनाऊंगा मिनी एक्सयूवी, कुछ एसयूवी, कुछ एमपीवीज में इस तरीके से बनाऊंगा। इंजन में लाऊंगा जर्मन से, बॉडी में यहाँ पे बनवाऊंगा। डिसाइडिंग इन, आपने डिसाइड करा, एक प्लान बनाया, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, how to do, when to do and who is going to do. It is the base of all other functions of management। ये पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का कि हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस, मेरे साथ में बोलो सब, व्हाट इज प्लानिंग? इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे ये सब होगा, ये पहले अगर हम डिसाइड कर ले तो वो होता है प्लानिंग। नेक्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद में आपको करना होगा ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। और इसमें आप बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करोगे। आपने वही प्लानिंग कर ली, आपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि मेरे को 5,000 कार्स बनानी है, इंजन में लाऊंगा यहाँ से,
कुछ मैं बनाऊंगा एनपीवीज, इतनी कार में बनाऊंगा स्विफ्ट की तरह हैचबैक वगैरह, इतनी मैं ऐसे प्लानिंग कर ली। अब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि इन कार्स को बेचने के लिए मेरे पास में एक सेल्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये प्रोडक्शन का काम करेगा, ये रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम करेगा और ये मेरी कार्स को सेल करने का काम करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में इतने सेल्स मैनेजर होने चाहिए, यहाँ पे मेरा शोरूम होना चाहिए, इस सिटी में मैं अपनी कार्स को बेचूंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना होता है हमारा काम। सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग? After planning, every manager is to organize the activities and establish an organization structure. एक organization structure बनाना to execute the plan। और organization structure में क्या होता है? It means deciding the framework of working, कि हम कैसे वर्क करने वाले हैं। एक होगा हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक परचेज डिपार्टमेंट। हाउ मेनी यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स विल बी नीडेड, हाउ मेनी पोस्ट, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उनके नीचे भी सुपरवाइजर वगैरह, हाउ मेनी पोस्ट विल बी नीडेड एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि हमको कितने डिपार्टमेंट, कितनी पोस्ट की जरूरत है और उन डिपार्टमेंट्स में हम कैसे उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से बांटेंगे, वो होगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग। हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम और अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफिंग। आपने प्लान बना लिया कि 5000 कार्स बनानी है, इस तरीके से बनानी है। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना लिया कि एक सेल्स डिपार्टमेंट हेड होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड होगा। सेल्स डिपार्टमेंट हेड के अंदर कुछ सेल्स मैनेजर होंगे। अभी तो आपने केवल पोजीशंस बनाई है, उस पोजीशन पे बंदे को लगाने के काम को कहते हैं हम स्टाफिंग। कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट हेड है तो वहां पे किसी को अपॉइंट भी तो करना होगा, सेल्स मैनेजर है वहां पे किसी बंदे को अपॉइंट भी तो करना होगा, उस काम को हम कहते हैं स्टाफिंग। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, असाइनिंग देम ड्यूटीज। उनको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना और अपॉइंट करना। अभी आपको ये तीनों नाम सेम से लग रहे होंगे, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग और अपॉइंटिंग। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये सेम ही नाम है। जब हम स्टाफिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाने वाला हूँ रिक्रूटिंग क्या होता है, सेलेक्टिंग क्या होता है, अपॉइंटिंग क्या होता है। इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है बेटा, ये हम स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। बट स्टाफिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया? हाँ सर, आपने बताया वो जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करा कि एक सेल्स मैनेजर होना चाहिए, एक प्रोडक्शन मैनेजर होना चाहिए, उस पोजीशन के ऊपर किसी को लगाने का काम होता है हमारा स्टाफिंग। और केवल उनको लगाना ही नहीं, उनको उस पोस्ट पे अपॉइंट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना, उनको पैसे देना, उनका कंपनसेशन, उनको बोनस देना, उनको इंक्रीमेंट देना, ये सारे के सारे काम हमारे स्टाफिंग में आते हैं। एक तो उनको अपॉइंट करना, दूसरा उनको सैलरी देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इंक्रीमेंट देना, उनको प्रमोशन देना, सारे काम हमारे स्टाफिंग में आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉइज, डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा, ये सारे काम आ गए हमारे स्टाफिंग में। आपने प्लान बना लिया कि मैं 5000 कार्स बनाऊंगा, इसी तरीके से बनाऊंगा, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सब कर लिया। फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना लिया, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, ये हेड। फिर उस पोजीशन पे किसी को लगाने का काम, उसको सैलरी देने का काम आपने स्टाफिंग में कर लिया। अब जो बंदा आया है, जिसको आपने अपॉइंट करा है, उसको डायरेक्शन देने का काम कि जा उठ और काम कर। उसको डायरेक्शन आप ऐसे नहीं दोगे कि जा उठ और काम कर, आप उसको मोटिवेट करोगे कि अगर तुम इतना अच्छा काम करोगे मैं तुमको दिवाली पे बोनस दूंगा। आप उसको मोटिवेट करोगे, उसको सुपरवाइज करोगे, उसको लीड करोगे। ये काम होता है बेटा आपका डायरेक्टिंग, उसको डायरेक्शन देना। जिस बंदे को हमने स्टाफिंग में अपॉइंट कराया, उसको डायरेक्शन देना कि जा तेरे को इस तरीके से काम करना है। Directing refers to giving directions or instructions to employee by motivating them, supervising and communicating। आप उसके लात मार के उसको डायरेक्शन नहीं दोगे कि तेरे को ये काम करना है, आप उसको मोटिवेट करोगे, उसको सुपरवाइज करोगे, उसके साथ में कम्युनिकेट करोगे। लेकिन बेसिकली डायरेक्टिंग क्या है? इट रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस
और इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉइज, जो हमने स्टाफिंग में बंदे को लगाया है उसको डायरेक्शन देना, उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम होगा हमारे डायरेक्टिंग में। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। सर अब क्या हम उस बंदे को कंट्रोल भी करने वाले हैं? जिस बंदे को हमने लगाया हमने उसको डायरेक्शन दे दी, अब क्या उसको कंट्रोल, उसको नचाएंगे वगैरह क्या? नहीं बेटा, कंट्रोलिंग में क्या होता है, हमने जो प्लान करा है, आपने क्या प्लान करा है, 5000 कार्स को हमको बनाना है, ये आपका प्लान है। हमने जो प्लान करा है क्या वो सही रास्ते पे तो जा रहा है ना? हम बीच बीच में क्या करेंगे, हर 1 महीने 2 महीने में हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे। हमारा टारगेट था 5000 कार्स को बनाने का, 12 महीने में 5000 कार्स बनानी है, तो हर महीने ऑलमोस्ट हमारी 450 कार्स बननी चाहिए। अब अप्रैल निकला, मई निकला, तो आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी तो 1 महीने में केवल आप 100 कार ही बना पा रहे हो। आप केवल 100 कार ही बना पा रहे हो। अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तो वो लास्ट में वो मैनेजमेंट बोलेगा कि केवल 1200 कार ही बनी, हमें क्या पता, हम तो कर रहे थे। तो आप क्या करोगे, आप हर महीने के एंड में बीच बीच में आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करते हो कि हम असल में कितनी कार्स बना पा रहे हो, और आप उसको चेक करते हो अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस पे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो जो डेविएशन है उन डेविएशन को आप दूर करते हो। ये सब आप काम करते हो कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, and follow-up actions that keep the actual performance on the path of plan। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस है उस पाथ पे रखे। मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड ट्राई टू फाइंड द डेविएशन। मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से ही चल रही है ना, और अगर नहीं चल रही तो क्या डेविएशन है, उस डेविएशन को कैसे दूर करें, ये काम करते हैं हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो बेटा अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपकी बुक में तो ये टॉपिक पहले ही दे रखा है, बट क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, ऑब्जेक्टिव समझ लिए, अब आपको ये टॉपिक करना बहुत आसान होने वाला है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आए ना 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ, तो सबसे पहले तो ये लाइन लिख के आना, उसके बाद में पॉइंट्स लिखे आना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या है ये लाइन? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट बिकम सक्सेसफुल जस्ट बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। वही लाइन जो हम क्लास की शुरुआत में समझ के आए कि जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो लपटे में सक्सेसफुल नहीं बनी, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस है बेटा। सबसे पहली, ग्रुप गोल। मैनेजमेंट की वजह से जो हमारा ग्रुप का गोल है हम वो अचीव कर पाते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सबके कुछ अलग अलग गोल्स हैं। किसी का गोल है उसको रिस्पेक्ट चाहिए, किसी का गोल है उसको सैलरी से मतलब है अपनी, किसी को प्रमोशन से मतलब है, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब है कि मेरा नाम है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। मैनेजमेंट क्या करता है, उन सबके एफर्ट्स को एक तरफ यूनाइट करके ग्रुप गोल को अचीव करने में, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल था 5000 कार्स को बनाने का, हर इंडिविजुअल के एफर्ट को जोड़ के गोइंग टूवर्ड्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ अचीविंग 5000 कार्स। Management directs the efforts of all the individuals in the common direction of achieving organizational goal। हर इंडिविजुअल के एफर्ट को हम कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है हमारा मैनेजमेंट। कौन सा कॉमन डायरेक्शन? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल था 5000 कार्स को बनाने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की वजह से एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि कॉस्ट कम से कम लगे। वो पहले ही हर चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, प्लानिंग इन एडवांस, हर चीज़ प्लान वगैरह करके चलते हैं कि उनकी कॉस्ट कम लगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो कम से कम टाइम में कम कॉस्ट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस पॉइंट में बेटा आपको ये लिखना है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है
वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, डायनेमिक है। और जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है उन चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने में बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल के साथ में समझो। आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था 5000 कार्स को बनाने का, आपने वही ऑब्जेक्टिव बता दिया अपने एम्प्लॉयज को। अब जब आपने एनवायरनमेंट को देखा तो एकदम से लोगों के पास में कोरोना के बाद में बहुत पैसा आ गया और उनकी कार्स खरीदने की इच्छा बढ़ गई। हर दूसरी कंपनी, मारुति, महिंद्रा ज्यादा कार्स बेच रही है। तो आपने बोला कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज है, मेरे को अपने गोल को चेंज करना पड़ेगा, 5000 से कार्स के बजाय 10,000 करने का। आप अपने एम्प्लॉइज को बोले कि अब हमारा गोल 5000 कार्स का नहीं 10,000 कार्स का है, तो वो रेजिस्ट करेंगे इस चेंज को। लोगों को पसंद नहीं है चेंज की, अरे नहीं आपने 5000 बताया था ये ऐसे। तो मैनेजमेंट का ये काम है कि वो उनको मोटिवेट करे कि अरे अगर तुम 5000 के बजाय 10,000 बनाओगे तो तुमको ज्यादा बोनस मिलेगा। अभी तुमको 50,000 ही बोनस मिलेगा, ऐसे तुमको 1 लाख 2 लाख का बोनस मिलेगा, तुम्हें दिवाली का बोनस मिलेगा। तो जो भी चेंज हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहा है उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में लाने में एम्प्लॉइज रेजिस्ट करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की वजह से हम उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट मोटिवेट करता है उन एम्प्लॉइज को कि ये चेंज तुम्हारे ही फायदे के लिए है। Organizations have to survive in a dynamic environment and employees are generally resistant to change. वो change नहीं करना चाहते। Management motivates employees to adopt to changes by convincing them. मैनेजमेंट हेल्प करता है कि वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए, उनको कन्विंस करके, उनको मोटिवेट करके कि ये चेंजेस तुम्हारे ही फायदे के लिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम ऑब्जेक्टिव वाले टॉपिक में ही करके आ गए। हाँ सर आपने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं उनके ऑब्जेक्टिव आते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो पाए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, उनको प्रमोशन, उनको इंक्रीमेंट मिल पाए। मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच ए मैनर दैट अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल 5000 कार्स को बनाने का, इंडिविजुअल गोल्स ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑल्सो अचीव्ड, कि उनको भी कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, उनको भी ग्रोथ और इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह सब मिले, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल 5000 कार्स के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हम करके आ चुके। मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कैसे, जब वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना रीजनेबल प्राइस पे। Efficient management gives due importance to social obligations also. It insists on providing quality goods, जैसे कि स्विफ्ट कार रीजनेबल प्राइस पे, ऐसे नहीं 50 लाख में बेच रहे स्विफ्ट कार को। क्वालिटी गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा। बेटा जो भी आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आए हो उसको यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे जो मैनेजमेंट है इसको भी हम 3 लेवल में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक टॉप मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक बात आपको और बोलूंगा कि जैसे जैसे ये नीचे आते जाते हैं तो इनकी अथॉरिटी कम होती जाती है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है टॉप मैनेजमेंट की, उससे कम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की और उससे कम लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोअर की, फिर मिडिल की और सबसे कम होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ये एक चार्ट है, एक बात कही है मैंने आपको, आप समझते हुए चलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है और आपका लोअर लेवल क्या होता है। तो बेटा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं कंपनी के सीईओ, सीएफओस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, ऐसे बड़े बड़े लोग। ये पराग अग्रवाल का मैंने चला के फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि ये पराग अग्रवाल, ही वाज द एक्स सीईओ ऑफ ट्विटर। इनको ट्विटर से निकाला गया था, आपने कुछ टाइम पहले अगर बात सुनी हो,
आपके नॉलेज के लिए, और इनको इस पोजीशन से निकाला गया, फायर किया गया सीईओ की पोजीशन से, और अपनी पोजीशन से निकालने पे इनको $30 मिलियन का कंपनसेशन मिला था, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 246 करोड़ रुपए है। तो आप समझ रहे हो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कितने बड़े बड़े लोग बाग आते हैं। इसको अपनी जॉब से निकालने पे 246 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिला है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग इस टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। एक चीज आपको और बताऊं, सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंस होता है। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये सब सीईओ है, वेयर एज मुकेश अंबानी मालिक है रिलायंस कंपनी का, वो आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ये मालिक, कंपनी के सीईओ वगैरह, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनकी मैक्सिमम अथॉरिटीज होती है और इनका क्या फंक्शन होता है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन इनकी जिम्मेदारी होती है, इनका फंक्शन होता है वो करने का। कि जैसे आपको अपनी कंपनी में 5000 कार्ड्स का प्रोडक्शन करना है, आप कंपनी के मालिक थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कितनी कार्ड्स बनाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स पॉलिसीज बनाने का काम। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, आपको शायद इस पॉइंट में दिक्कत आए कि लाइजन लसन ये क्या होता है, तो एग्जांपल देना ताकि आपको याद रखे, ढंग से सुनना, ये फंक्शन आपको याद रहे। कुछ टाइम पहले जेफ बेसोस, कुछ साल पहले जेफ बेसोस इंडिया में आए थे। इतना दुनिया का शायद वन ऑफ द रिचेस्ट मैन्स ऑफ द वर्ल्ड, जेफ बेसोस, अमेजोन कंपनी का मालिक, वो इंडिया में आए थे। वो यहाँ पे आके बहुत तगड़े न्यूज वगैरह में आए, मोदी जी के साथ में फोटो वगैरह खिंचाए। वो यहाँ क्यों आए थे, टू लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारी गवर्नमेंट, हम लोगों से, उनके कस्टमर से, हमारी गवर्नमेंट से, मोदी जी से लाइजन करना, हालचाल वगैरह पूछने के लिए आए थे। तो ये सारे काम ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखते हैं, जैसे कभी कभार अडानी, अंबानी, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये सब लाइजन करते हैं गवर्नमेंट वगैरह इनसे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही वो लोग होते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले उसके जो सीईओ है उसको लात मार के बाहर निकाला जाता है कि इसको बाहर निकालो। किसी भी कंपनी के सर्वाइवल पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो दे आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। कि हमारे एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, और ये काम करेंगे, ये सारा डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया सर, ये बड़े बड़े सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। उसके बाद में बेटा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड था, जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड था, जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड था, वो सब आएंगे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और उस सेल्स डिपार्टमेंट हेड के नीचे सेल्स मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, जो असल में वर्कफोर्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड के नीचे जो सुपरवाइजर होगा उस फैक्ट्री का, वो लोग आएंगे आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो मिडिल लेवल में आ गए बेटा आपके डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट हेड, ये सारे लोग आ गए आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। क्या काम होते हैं इनके, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है, हाँ सर हम अभी फंक्शन देख के आ रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का, उसमें एक फंक्शन लिखा हुआ था फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। उन प्लान्स और पॉलिसीज को लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाने का काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज को। सर ये ऑर्गेनाइजिंग वाला पॉइंट तो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था यहाँ पे। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी काम था ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज का। तो बेटा ध्यान देना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का। कि एक हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हेड होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड होगा, और ये काम करेंगे। इनका काम है अपने खुद के डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का। सेल्स डिपार्टमेंट हेड
अपनी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेगा। मेरे इतने शोरूम होंगे, उसमें इतने सेल्स मैनेजर होंगे, ये काम करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट हेड अपनी फैक्ट्री की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड अपने फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स को अपनी उस फैक्ट्री की एक्टिविटीज का काम करेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, वहां पे भी है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज और यहाँ पे भी है, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, और ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर डिपार्टमेंट। खुद के डिपार्टमेंट में इनको कितने एम्प्लॉइज को लगाना है, कितने सेल्स मैनेजर को लगाना है, ये सब। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑपरेट करना। सेल्स डिपार्टमेंट हेड कोऑपरेट करेगा परचेज डिपार्टमेंट हेड से कि यार मेरे को इतनी सेल्स करनी है, परचेज डिपार्टमेंट हेड बोलेगा कि अभी मैं खरीद नहीं पा रहा। प्रोडक्शन हेड डिपार्टमेंट का हेड कोऑपरेट करेगा परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से कि एक बार मेरे पास में माल आ जाए, फिर मैं उसका प्रोडक्शन करके आपको दे दूंगा। तो आपस में डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करने का काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनकी सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही होगा। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अंबानी जी लोअर लेवल मैनेजमेंट को फोन नहीं करेंगे कि भाई तुमने कार का प्रोडक्शन हो गया क्या, ये 5 कार कहाँ पे। वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोलेंगे कि ये हो गया क्या काम। वो रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों की एक्टिविटीज के लिए कि लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो सुपरवाइजर वगैरह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो सीधा उस मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पूछते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो वो सीईओ, सीएफओ वगैरह आ गए। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए। उनके नीचे जो सुपरवाइजर, फैक्ट्री के हेड वगैरह है, जो असल में वर्कर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सुपरवाइजर खड़ा रहता है फैक्ट्री में कि हाँ ये कार सही से बन रही है कि नहीं बन रही, वो सब आते हैं आपके लोअर लेवल में। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क एक्सेट्रा। Managers of this group actually carry on the work according to the plans of top and middle level management। ये वो लोग हैं जो असल में काम को करते हैं। उन्होंने तो प्लान्स और पॉलिसी बनाई, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उसको आगे बताया, और ये वो लोग हैं जो असल में उस काम को करते हैं। They pass on the instruction to the workers and report to the middle level management। ये लोग रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। सीधा अंबानी जी को तो फोन लगाएंगे नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, सुंदर पिचाई को फोन लगाते। ये रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। क्या फंक्शन है बेटा इनके? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है रोना धोना। तो जो भी फैक्ट्री के वर्कर्स का रोना धोना है, वो शब्द नहीं बोलूंगा, आई नो आप लोग क्या सिर्फ सुनना चाह रहे हैं। जो भी फैक्ट्री के वर्कर्स का रोना धोना है, उनकी दुखड़े हैं, वो उन सारे दुखों को बताते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कि इनके ना सैलरी की दिक्कत आ रही है, इनको है ना अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हमको थोड़ा खुला सा एनवायरनमेंट चाहिए। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सेफली काम कर पाए, किसी का हाथ ना कट जाए, किसी को अस्थमा ना हो जाए, ये सारा उनकी सेफ्टी को देखने का काम सुपरवाइजर्स वगैरह का होता है। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। वो सारे सेफ्टी और इनसे रिलेटेड पॉइंट है बेटा इनके, कि वो सेफ्टी को ध्यान रखे वर्कर्स की, और जो काम कर रहे हैं उसमें कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। अगर कार बना रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कोई लाइट चला के छोड़ दिया, कोई क्या होता है ना कि वो चीजों को फेंक दिया, कोई इंजन को खराब कर दिया, कि मिनिमाइज करे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को। इंटरेक्ट विथ एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उसको पास ऑन करे वर्कर्स को, और उनके साथ में असल में इंटरेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट याद रहेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है? बेसिकली लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, उनकी सेफ्टी को ध्यान रखना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो, एंड पासिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उनको पास ऑन करना, और जो भी वर्कर्स के रोना धोना है, उनकी ग्रीवेंसेस है, उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताना। सारी बातें बेटा ध्यान से सुनते हुए चलना। मेरी सारी बातें अगर आप ध्यान से सुनते हुए चलोगे
एक बार दो बार आप देखोगे क्लास, आपके सारे पॉइंट्स रट जाएंगे। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बस केवल क्लास देखनी है, नोट्स पढ़ने, एक दो बार क्लास देखो, नोट्स देखो, आपके सारे पॉइंट दे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट का नेचर देखेंगे और ये देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट में। जैसे आप लोगों को कंपेयर किया जाता है आपके मम्मी पापा से कि भाई इसकी नाक, इसकी स्माइल अपने पापा पे गई है तो ये इसके पापा की तरह है। फिर बोलते हैं कि शैतानी भी अपने पापा की तरह करता है। फिर आपके पापा कहते हैं कि नहीं, मुझसे ज़्यादा शैतान तो इसकी मम्मी है, तो ये अपनी मम्मी के ऊपर गया है। तो जैसे आपको कंपेयर करा जाता है वैसे हम मैनेजमेंट को भी कंपेयर करेंगे। मैनेजमेंट के कोई माता पिता नहीं है, तो मैनेजमेंट को हम कंपेयर करने वाले हैं साइंस से, आर्ट से और तीसरा प्रोफेशन से। इन तीनों से हम कंपेयर करेंगे। हम साइंस की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में भी है क्या। अगर है तो मैनेजमेंट को भी हम साइंस कह सकते हैं। ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस होता क्या है? सो साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। बेटा साइंस एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के ऊपर पूरी की पूरी किताबें लिखी हुई है। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। फिजिक्स में भी आपको कोई कंसेप्ट पढ़ना है, कोई ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ना है तो उसके ऊपर अलग से किताब है। स्पेस के बारे में जानना है तो उसके ऊपर अलग से किताब है। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और ऐसी मन में जो भी आया वो नहीं लिख दिया। एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो किताबें लिखी गई है कुछ लॉजिकली फाइंडिंग्स, फैक्ट और इवेंट्स के ऊपर। ये बेटा ऐसे H2SO4 मिला मिलू के पूरे इवेंट्स वगैरह करके लॉजिकली फाइंडिंग्स के साथ में उन्होंने साइंस की किताब लिखी है। तो क्या है साइंस? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा हमारी साइंस की। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब इन एक एक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं और जानते हैं क्या ये कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में भी है कि नहीं। सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पूरी की पूरी किताबें लिखी हुई है, पूरे के पूरे कंसेप्ट लिखे हुए हैं। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, हर कंसेप्ट की अलग। क्या मैनेजमेंट के भी ऊपर किताबें लिखी हुई है? हाँ, आप जो बुक पढ़ रहे हो मैनेजमेंट के ऊपर किताब ही तो है। फेयल ने भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर किताबें लिखी है। IIM में हमारे मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती है। तो जैसे साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हमारे भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर किताबें लिखी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला कैरेक्टरिस्टिक साइंस का मैनेजमेंट में भी है। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल बुक्स is available which is used to acquire the knowledge of science। उन बुक्स को, उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के आप साइंस की नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। वैसे की वैसे ही मैनेजमेंट में भी, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। हमारे पास में भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल है। मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स हमारे पास में भी है। आपकी ये बुक भी मैनेजमेंट के ऊपर ही है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला फीचर है वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट का। दूसरा फीचर, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के ऊपर जो बुक्स लिखी हुई है वो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। H2 और SO4 मिला के सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4। ये एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बाकायदा, फिर उन्होंने लिखा था। ग्रेविटी का कंसेप्ट कि ऊपर एप्पल ऊपर से गिरती है तो ऐसे ये ग्रेविटी होती है, ये इसका फॉर्मूला है। ये पूरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। सर हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी, जो हमारे फेयोल भाई साहब थे ना, हेनरी फेयोल वगैरह, ये भी बेटा ऐसे फैक्ट्री में गए थे और इन्होंने देखा था लोग बागों को काम करते हुए। उसके बाद में उन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लिखे थे, जो आप चैप्टर 2 में आप जाके पढ़ोगे। तो हमारे भी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, जो बुक्स वगैरह लिखी हुई है, वो ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स के बाद में लिखी है। उन्होंने फैक्ट्री में जाके लोगों को ऑब्जर्व करा था, फिर ही लिखा था। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो एक्सपेरिमेंट करे गए हुए हैं ऐसे कुछ लैब में करके। जो हमने ऑब्जर्व करा, हमने लोगों को ऑब्जर्व करा, ह्यूमंस को। और ह्यूमन बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, किसी औरत क्या सोच रही है उसको हम सोच नहीं सकते, वैसे ह्यूमन बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल लिख दिया कि जो एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेट होते हैं पैसों के ऊपर, अगर आप उनको ज्यादा बोनस दोगे तो वो और अच्छा काम करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा ह्यूमन हो जो पैसों से मोटिवेट नहीं होता हो, जो इज्जत से मोटिवेट होता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फीचर पार्शियली प्रेजेंट है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, हम भी देख के फैक्ट्री में ऑब्जर्व करके लिखे हैं, बट सिंस मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। औरत क्या सोच रही है आप नहीं जान सकते, वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई हो सकता है इंसान जो पैसों से मोटिवेट हो, कोई हो सकता है जो इज्जत से मोटिवेट हो, तो ह्यूमन बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्शियली प्रेजेंट है, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बने लिखे गए हैं, बट सिंस वी डील विथ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। नेक्स्ट फीचर, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, वो जहां पे भी जाए दुनिया के किसी भी कोने में उनकी हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी है। जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहा जाता है, तो वो इंडिया में भी हमको होमो सेपियंस कहेंगे, अमेरिका में भी होमो सेपियंस कहेंगे। मटर को पाइसस सेटाइवम कहते हैं, देखो बेटा सारी चीजें ध्यान है, मुझे 9-10 में पढ़ी हुई। मटर को पाइसस सेटाइवम कहते हैं, तो इंडिया में भी यही कहेंगे, अमेरिका में भी, साउथ कोरिया में, हर जगह यही कहेंगे मटर को साइंटिफिक लैंग्वेज में। न्यूटन ने लॉ लिखा, न्यूटन ने या किसने, गलती हो गई बोलने में, एप्पल अगर ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो जमीन पे आके गिरेगा, ग्रेविटी का लॉ लिखा। अगर आप इंडिया में एप्पल को गिराओगे तब भी वो जमीन पे गिरेगा, अमेरिका में गिराओगे तब भी जमीन पे गिरेगा। पाकिस्तान में एप्पल नहीं गिरते, बम गिरते हैं, पर गिरेगा तो वो भी जमीन के ऊपर ही। तो इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं। जैसे कि मान लो कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि अगर आप जितना ज्यादा बोनस दोगे एम्प्लॉइज उतने ही ज्यादा मोटिवेट होंगे, एम्प्लॉइज काम करने वाले उतने ही ज्यादा मोटिवेट होंगे। शायद इंडिया में वो कारगर हो जाए, इंडिया में कुछ ऐसी पॉपुलेशन है, आप उनको पैसा दो, फिर चाहे आप उनको लात मारो, चाहे कर काम कर 14-14 घंटे काम करवा लो, वो काम कर लेंगे, बस उनको पैसों से मतलब है। कई ऐसी कंट्रीज है बेटा जहाँ पे उनको सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब होता है, उनको अपने टाइम से मतलब होता है कि मैं तो केवल 7 घंटे काम करूंगा। तो कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, पैसों के बजाय उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दो, उनको कोई अवार्ड वगैरह दो, उनको कुछ इस तरीके से मोटिवेट करा जाता है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, जो लिख दिया वो हर जगह वही वैसे ही काम करेगा। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सिचुएशंस के हिसाब से मॉडिफाई करा जाता है कि इंडिया में अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगा रहे हो तो उनको पैसे देके मोटिवेट करो, वेयरएज कई ऐसी कंट्रीज है जहां पे उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, अवार्ड वगैरह, स्टेटस वगैरह देके मोटिवेट किया जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, न्यूटन का लॉ वगैरह हर जगह काम करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। इसलिए मैनेजमेंट का एप्लीकेशन यूज यूनिवर्सल नहीं है, हमको मॉडिफाई करना पड़ता है उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला फीचर मैनेजमेंट का, साइंस का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। हमने 3 फीचर देखे बेटा साइंस के। पहला फीचर तो साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट था, दूसरा फीचर उसका इनएग्जैक्ट प्रेजेंट था, पूरी तरीके से नहीं था पर इनएग्जैक्ट था, और तीसरा फीचर उसका प्रेजेंट नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंस मैनेजमेंट में साइंस के सारे फीचर नहीं है, तो हम उसको इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, उसको प्योर साइंस नहीं कह सकते, बट इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे फीचर नहीं है, कुछ फीचर है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्योर और एग्जैक्ट साइंस, बट वी कैन कॉल इट एज इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, हम उसको इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। नेक्स्ट, हमने मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर कर लिया, अब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे आर्ट से, कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है क्या। तो आर्ट क्या होता है बेटा, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बेटा एक चीज ध्यान रखना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हम मैनेजमेंट को कंपेयर करने वाले हैं साइंस से, आर्ट से और प्रोफेशन से, और ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तीनों के तीनों में आएगा, तीनों के फीचर में भी आएगा, यहाँ पे फीचर में भी आएगा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज,
और तीनों की डेफिनेशन में भी आएगा। तो ये एक पॉइंट तो ध्यान रख लेना, सब कुछ भूल गए तो भी ये जरूर लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे। तो आर्ट क्या है बेटा, ये भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आपको अगर गिटार सीखना है, गिटारिस्ट क्या होता है, एक आर्टिस्ट ही तो होता है, तो गिटार सीखने के लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा कि डी कॉर्ड ऐसे दबाते हैं, ए कॉर्ड ऐसे दबाते हैं, स्टडी मटेरियल यूट्यूब पे सब वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आप ये सीख तो गए, लेकिन आपको अगर उसमें परफेक्शन लानी है तो आपको स्किल्स बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी परफेक्शन आएगी। सारे गामा पा ये इस तरीके से सुर ताल होते हैं, ये आप पढ़ तो सकते हो, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रियाज नहीं करोगे, तो आप एक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। तो आर्ट क्या होता है, ये भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि रिक्वायर करता है स्किल। आप में गाने का टैलेंट भी होना चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी परफेक्शन के लिए। क्रिएटिविटी का एक से एग्जांपल दे दूं ताकि आपको याद रहे। तो जैसे गाने की सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है म्यूजिक, सारे गामा पा वगैरह। अब क्रिएटिविटी अलग अलग है, अरिजीत सिंह गाता है थोड़े दिल भरे दुख भरे गाने, डिवाइन थोड़े मोटिवेशनल कुछ इस तरीके से गाते हैं, एमसी स्टैन को आप सुनते हो, तो अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है, लेकिन सबको प्रैक्टिस चाहिए परफेक्शन लाने के लिए। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारी आर्ट की, सबसे पहली जो तीनों में मिलेगी, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबके ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ कि इस तरीके से गाना है, इस तरीके से गिटार बजाते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीसरी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। 13 कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा और देखेंगे मैनेजमेंट में है कि नहीं। पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है कैसे क्या सुरताल होते हैं, सारे गामा पा, गिटार में डी कॉर्ड ए कॉर्ड कैसे होती है, जो भी आर्ट है, जो भी डांस है, डांस कंटेम्प्रेरी डांस वगैरह, हर एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस में ही हम पढ़ के आगे। मैनेजमेंट के ऊपर भी पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि इस तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। हाँ सर, अभी अभी ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हम पढ़ के आए हैं, दोनों में प्रेजेंट है, पहला फीचर प्रेजेंट है। फीचर नंबर 2, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर आर्टिस्ट की एक पर्सनलाइज्ड खुद की एप्लीकेशन होती है सारे गामा सुर को लगाने का तरीका। ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल। क्रिकेट, आप सब लोगों को क्रिकेट का बहुत शौक होगा। क्रिकेट भी एक आर्ट है, आर्टिस्ट ही तो है, विराट कोहली, सचिन, हर कोई आर्टिस्ट है, किस तरीके से खेलते हैं। तो जब भी बाउंसर आती है तो सचिन क्या करता है, डक करता है, उस बाउंसर को छोड़ देता है। रोहित शर्मा के पास में अगर बाउंसर आती है तो वो यहां से कौन सा शॉट बोलते हैं, वो इस तरफ छक्का मारता है। सहवाग के पास में जब बाउंसर आती थी तो वो ऐसे अपरकट मारता था। आजकल आप दीपक हुड्डा को भी देखते हो। तो हर आर्टिस्ट की एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है उस काम को करने की। कोई सिंगर किस तरीके से गाता है, कोई क्रिकेटर बाउंसर को डक करता है, कोई इस तरफ छक्का मारता है, कोई अपरकट मार के छक्का मारता है। हर आर्टिस्ट की एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है उस काम को करने की। वैसे ही हर एक मैनेजर की अलग पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लगाने की। कोई मैनेजर होता है जो थोड़ा डांट के डपट के काम करवाए, कोई मैनेजर होगा जो थोड़ा प्यार से काम करवाता है, कोई मैनेजर होता है जो थोड़ा सा पैसों का लालच देके काम करवाता है। हर मैनेजर की भी अलग पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लगाने की। Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge। कि बाउंसर जो आ रहा है उसको आप पर्सनल क्रिएटिविटी से खेलो। In management also managers use management principles under different situation by applying personal skill and creativity। मैनेजर्स भी खुद की पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी लगाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड फीचर है आर्ट का वो भी मैनेजमेंट में है। पहला फीचर है, दूसरा फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में है। थर्ड फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट तभी बनता है जब वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है। एक अच्छा सिंगर तभी बनता है वो जितना ज्यादा गाना गाता है। एक मैनेजर भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ही अच्छा मैनेजर बनता है। जैसे कि कोई मैनेजर तो है जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है और कोई मैनेजर है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है 10 साल का वो ज्यादा अच्छा मैनेजर होगा। सेम वे विथ एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑल्सो इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। जैसे एक आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर करके एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है, वैसे ही एक्सपीरियंस के साथ में, एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो प्रैक्टिस हो रही है,
वैसे ही एक्सपीरियंस के साथ में एक मैनेजर भी अपनी एफिशिएंसी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इंप्रूव करता है, वो एक अच्छा मैनेजर एक्सपीरियंस के साथ में ही बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सो जब हमने कंपेयर करा आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक को, तो तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमारे मैनेजमेंट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। अगर आप फ्यूचर में जाके मैनेजर्स बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो आप लोग भी आर्टिस्ट होने वाले हो। तो पहले तो हमने कंपेयर करा साइंस के साथ, और हमने ये पता लगाया कि साइंस के कुछ फीचर तो मैनेजमेंट में थे और कुछ नहीं थे, कुछ इनएग्जैक्ट थे, तो हम साइंस को, मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। लेकिन आर्ट को हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। मैनेजमेंट, on comparing the features of art, we find all the features of art are present in management, so we can call management as an art of getting things done by others। हम मैनेजमेंट को भी एक आर्ट कह सकते हैं of getting things done by others। अब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे प्रोफेशन के साथ में। प्रोफेशन के साथ में अब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे। एक बार पानी पी लेता हूँ, बहुत भयंकर प्यास लगने लग गई। हाँ बेटा, तो आज मैं आप लोगों के प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करने वाला हूँ। अगर बिल्लू अपनी मौसी की शादी में सूट बूट पहन के ये फोटो डाल दे दैट बीइंग प्रोफेशनल इज द ओनली चॉइस, तो वो प्रोफेशनल नहीं कहलाया जाएगा। प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो आपके पास में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, प्लस वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जैसे कि एक डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद में उसको डॉक्टर का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर कोई लॉयर है तो बेटा इसको लॉयर बनना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रैक्टिस की, इससे इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही ये एक प्रोफेशनल कहलाया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल अमन गुप्ता का चला के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अमन गुप्ता जो कि बोट कंपनी के ओनर है, वन ऑफ द शार्क्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया। अमन गुप्ता इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल, नॉट बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ बोट कंपनी, बट बिकॉज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बोट कंपनी के मालिक है इसलिए ये प्रोफेशनल नहीं है, बट सिंस ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ वैलिड मेंबर ऑफ द ICAI, जो हमारे सीएस की प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसके ये वैलिड मेंबर है, इन्होंने सीए का एग्जाम पास करा है, इसलिए ये प्रोफेशनल है। सो व्हाट इज प्रोफेशन? इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। इनको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाती है, डॉक्टर, लॉयर, सीए वगैरह को, इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, जिसमें कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। आपको पहले डॉक्टर का एग्जाम पास करना पड़ेगा, बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी है उनकी, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उससे एक प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप अपने आप को प्रोफेशनल कह सकते हो। सीए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सारे होते हैं प्रोफेशनल्स, बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बेटा वही है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की हर प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ये सारे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, आओ समझते हैं। सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। किसी को सीए बनना है तो उसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें हैं, आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी एक्ट, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक सीए बन सकते हो। डॉक्टर बनना है तो उनके ऊपर किताबें, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के ऊपर भी किताबें हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन का पहला फीचर तो मैनेजमेंट में मौजूद है। ये वही पहला पॉइंट है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन तीनों में कैरेक्टरिस्टिक आया है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बेटा प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल बनना है तो आपको पहले उसका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर आपको उनसे परमिशन मांगनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। सीए बनना है तो सीए का एग्जाम क्लियर करो, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का एग्जाम क्लियर करो। लेकिन अगर आपको कोई मैनेजर बनना है किसी कंपनी का तो आपको कोई एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है।
मुझे रिलायंस कंपनी का मैनेजर बनना है तो जरूरी नहीं मैं सीए हूं। अगर मैं बीकॉम हूं, मेरे में वो नॉलेज है तो भी मैं बन सकता हूं। मैं छठी फेल हूं, अगर मेरे में वो नॉलेज है तो भी मैं उस कंपनी का मैनेजर बन सकता हूं। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि भाई ये लोग ही बन सकते हैं मैनेजर बनने के लिए किसी कंपनी के लिए। अगर उस कंपनी का आप काम कर सकते हो, कंपनी आपसे खुश है, तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन वो आप मैनेजर आपको बना सकती है। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। एग्जाम दो, उसके बाद में प्रोफेशनल बनोगे। Whereas there is no legal restriction, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। Anyone can become a manager irrespective of the educational qualification। कोई भी मैनेजर बन सकता है irrespective of their educational qualification। आप उस कंपनी को उसका काम करके दोगे तो आप मैनेजर बन सकते हो, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप छठी फेल हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप एमबी हो, आप कोई भी हो। तो ये जो सेकंड फीचर है प्रोफेशन का, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये हमारे मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशंस है बेटा उनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे हमारे सीएस की प्रोफेशनल एसोसिएशन है आईसीएआई, डॉक्टर्स की है मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लॉयर्स की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर किसी लॉयर को अपना लॉयर की प्रैक्टिस जमानी है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। किसी सीए को अगर खुद की प्रैक्टिस खोलनी है, खुद की फर्म खोलनी है, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है आईसीएआई से। किसी डॉक्टर को अगर खुद का हॉस्पिटल खोलना है तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, जो बिना उसके, एग्जांपल देता हूं आपको, कई गांवों में आपने सुना होगा डॉक्टर रविंद्र अरोड़ा ऐसे करके, डॉक्टर रविंद्र अरोड़ा, और नीचे लिखा हुआ है बीकॉम एमकॉम। कई बीकॉम एमकॉम भी डॉक्टर बन जाते हैं गाँवों में, उसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। अगर आईएएस वगैरह ये जो आते हैं ना कलेक्टर वगैरह, उनको पकड़ ले तो उनकी अच्छी खासी वो कर दे कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, झोला छाप डॉक्टर। तो जितने भी प्रोफेशंस है उसमें एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करने से पहले उन एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ऐसा कर सकते हो, परमिशन देते हैं, उसके बाद में ही आप वो काम कर सकते हो, जैसे सीएस को, डॉक्टर्स को और लॉयर्स वगैरह इनको। लेकिन मैनेजर्स जो है, मैनेजर्स की भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे डॉक्टर्स की प्रोफेशनल एसोसिएशन है, लॉयर्स की प्रोफेशनल एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीएस की है आईसीएआई। वैसे मैनेजर्स की भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है एआईएमए, लेकिन लीगली उससे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आईसीआई से परमिशन नहीं ली तो मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कई सारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लग जाएंगे, मेरे को जेल भी हो सकती है, एक डॉक्टर को भी जेल हो सकती है। बट एक मैनेजर को उस प्रोफेशनल एसोसिएशन से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर ऑल प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट himself registered with his association before practicing that profession। उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले उसको उस एसोसिएशन के साथ में रजिस्टर होना पड़ता है, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो या आपके सीए हो। बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस बाय रजिस्ट्रेशन। मैनेजर्स की भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एआईएमए, बट लीगली उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन हो मैनेजर बनने से पहले। सो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, लेकिन मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है लेकिन लीगली कंपलसरी नहीं है उसके साथ में रजिस्टर होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके कुछ एथिकल कोड्स होते हैं कि आप सीए हो, आप एक प्रोफेशनल हो सीए, तो मेरे कुछ एथिकल कोड्स हैं कि मेरे को इस कंपनी का ट्रू और फेयर पिक्चर देनी होगी, मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, मैं किसी को गलत राय नहीं दूंगा। ये कुछ एथिकल कोड्स होते हैं। डॉक्टर्स के भी होते हैं कि आप किसी को गलत किडनी नहीं निकालोगे, उससे आप साइन लोगे कि भाई अगर आपकी जान चली गई तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। कुछ एथिकल कोड्स होते हैं जो उनको अवॉइड करने पड़ते हैं। अगर मैं वो एथिकल कोड्स को नहीं मानूंगा तो मेरे को सीए की जो एसोसिएशन है वो डिबार्ड कर सकती है कि अब से तुम खुद की सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम रिश्वत लेते पकड़े गए। कुछ एथिकल कोड्स हैं। वैसे ही एथिकल कोड्स मैनेजर्स के भी हैं, लेकिन लीगली उनको कोई जरूरत नहीं है उनको अवॉइड करने की।
सो हम ये कहेंगे ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मौजूद नहीं है। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल्स ऑफ दैट प्रोफेशन। मेरे को वो बाइंड करने पड़ेंगे कि मैं किसी से रिश्वत ना लेऊं उसकी ऑडिट पे साइन करने के लिए। Legally, it is not compulsory for all the managers to get registered with any organization and abide by the ethical codes. और जो मैनेजर्स हैं उनको ना तो रजिस्टर होने की जरूरत है ना कोई एथिकल कोड्स को अबाइड करने की जरूरत है लीगली। तो ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मौजूद नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है क्योंकि उसमें जो फीचर्स है प्रोफेशन के वो मौजूद नहीं है। बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। ये प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट, बट इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। ये प्रोफेशन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोफेशनल एसोसिएशन तो मैनेजर्स के लिए भी है, AIMA, बट उसमें लीगली उनको रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में उनको लीगली रजिस्टर होना कंपलसरी हो जाए। इनके एथिकल कोड्स इनके भी है मैनेजर्स के प्रोफेशनल की तरह, बट लीगली उनको उन एथिकल कोड्स को मानने की जरूरत नहीं है। बट हो सकता है फ्यूचर में उनको लीगली उसको मानने की जरूरत पड़ जाए। सो वी कैन से दैट प्रोफेशन, दैट मैनेजमेंट is not a profession because the characteristics of profession are not present in management, but it is on the path of becoming profession। क्योंकि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो उनके मैनेजमेंट में भी है AIMA, but it is not legally required to get registered and abide by the ethical codes। but ये हो सकता है कि फ्यूचर में उनको लीगली रजिस्टर होना पड़े और उन एथिकल कोड्स को मानना पड़े। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा कोऑर्डिनेशन। बेटा हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसके बाद में हमारा चैप्टर OBER। कोऑर्डिनेशन आपने सुना होगा कई बार, आपके और आपकी बाबू सोना के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है कि आपके और आपकी बाबू सोना के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है कि इतने बजे तुम मुझे कॉल कर लेना, इतने बजे अपन साथ में पढ़ाई कर लेंगे तो अपनी पढ़ाई भी हो जाएगी, कॉल पे बात भी हो जाएगी। आपके और आपके फ्रेंड के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई ट्यूशन इतने बजे जाना है तो तू 5 मिनट पहले यहाँ पे आ जाना ताकि मैं तेरे को पिक कर लूँ। आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन है क्योंकि आपने सिंक्रोनाइज करी अपनी एक्टिविटीज। क्या शब्द यूज करा मैंने? सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एंड एट द सेम स्पीड। आपने सिंक्रोनाइज करी अपनी एक्टिविटीज कि इतने बजे तू यहाँ पे आ जाना ताकि अपन साथ में बैठ के जा पाए। आपने सिंक्रोनाइज करी अपनी एक्टिविटीज अपने बाबू सोना के पास कि इतने बजे अपन पढ़ाई कर लेंगे, इतने बजे ताकि अपन फ्री हो जाए और इतने बजे अपन कॉल पे बात कर पाए। वही कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। और यही चीज आपको लिख के आनी है आपके एग्जाम में। कौन सा शब्द? सिंक्रोनाइज। क्या होता है कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, यानी कि टू मेक समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एंड एट द सेम स्पीड। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जब सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स करनी है कार की तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कार्स मिल जाए। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करना है कार का तो उसको परचेज डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल मिल जाए। तो हर डिपार्टमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर synchronizes the activities of different departments and different individuals. It is the force that binds all other functions of management. अब बेटा जब भी ये शब्द लिखा हुआ आ जाए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन, बड़ा क्वेश्चन। या फिर लिखा हुआ आ जाए व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब भी आप एसेंस शब्द सुन लो ना, मैनेजमेंट एसेंस, तो समझ लेना कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन को कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसको एसेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एसेंस का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको एसेंस बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन को कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Why it is the essence of management? Because of the following reasons. Reason number 1, it is needed to perform all the functions of management.
जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है सबको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कैसे? अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते। हमने प्लान ही नहीं बनाया कि हमको इतनी कार्स बनानी है, यहाँ से इंजन लेके आना है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे तैयार करोगे? अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया तो आप स्टाफिंग नहीं कर सकते। आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया कि यहाँ पे सेल्स मैनेजर होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, एक परचेज डिपार्टमेंट हेड होगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया तो आप उस जगह पे किसी पोस्ट को, किसी बंदे को लगाओगे कैसे? स्टाफिंग कैसे करोगे? अगर आपने स्टाफिंग नहीं करी, किसी बंदे को नहीं लगाया, तो आप डायरेक्शन किसको दोगे? अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करो तो प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे जो आपने प्लान बनाया। तो हर एक फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हर फंक्शन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो पहले प्लानिंग करो, प्लानिंग नहीं करोगे तो वो नहीं कर सकते। अगर आपको स्टाफिंग करनी है तो पहले ऑर्गेनाइजिंग करो कि कौन कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी अपनी एक्टिविटीज और टॉप लेवल और लोअर लेवल के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिडिल लेवल और जो वर्कर्स के साथ में, वो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी चाहिए, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। एक बात अगर मैं आपको बोलूं तो ऐसे समझो कि जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन फूल है। कौन सा वाला फूल? इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला फूल, फ्लावर। ये सारे फंक्शन फूल है और कोऑर्डिनेशन वो धागा है जो सब फूलों से निकल के एक फूल की माला बना दिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। आप लोग बोलोगे कि वाह वाह सर, क्या बात कही है आपने, क्या शायराना बात कही है। बेटा यही शायराना बात अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों को लिखना है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट ऑल द अदर फंक्शंस आर फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड। वो एक धागा है that ties these flowers to form the garland of organization, to form the garland of organization। चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स के ऊपर। बहुत इजी से फीचर्स है, आपको पढ़ के समझ में आएंगे कि हाँ यही तो बात कर रहे हैं सब। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसी में से बस वो फीचर्स निकल गए। पहला, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन हमेशा वहां पे होता है जहां पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व है। अकेला बंदा किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? आप क्या खुद के साथ कोऑर्डिनेट करोगे कि इतने बजे मैं बाबू के साथ कॉल पे बात करूंगी, इतने बजे मैं पढ़ूंगी? नहीं, वो तो आपका डिसिप्लिन है। कोऑर्डिनेशन तभी होता है जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोई छोटा बिजनेस है, एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, तो किस बात का कोऑर्डिनेशन? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। Concept of coordination always applies to group efforts as different individuals come from different background, have different style of working. Next, ensure unity of efforts। बेटा ये वही रिपीटेड है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में भी थे कि ये हम कोऑर्डिनेशन से इंश्योर करते हैं यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी अलग अलग आशाएं होंगी कि मेरे को, किसी को सैलरी बढ़ानी होगी, किसी को प्रमोशन चाहिए होगा, कोई सैलरी के लिए काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है, कोई स्टेटस के लिए काम कर रहा है कि मैं परचेज डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कोऑर्डिनेशन की वजह से हम उनके एफर्ट्स हैं, सब लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करते हैं हमारे कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ, 5000 कार्स को बनाने का गोल। कोऑर्डिनेशन emphasizes on unifying the efforts of different individuals and ensures all departments work hand in hand and create balance in all the departments। सब डिपार्टमेंट्स हैंड इन हैंड, हाथ साथ में काम करें और बैलेंस रहे ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे नहीं सेल्स डिपार्टमेंट को भी सेल करने की जरूरत थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कार ही नहीं बनाई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमको परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद के दिया,
तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारी जो डिपार्टमेंट है वो हैंड इन हैंड साथ में काम करें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस रहे और हमारा अल्टीमेट गोल 5000 कार्ड्स को बना के बेचने का पूरा हो पाए। नेक्स्ट फीचर, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन भी गोदरेज के अलमारी की तरह है, चलता जाए। ऐसा नहीं शुरुआत नहीं करनी है आपको कोऑर्डिनेशन। जैसे मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी है, फिर स्टाफिंग भी करनी है, फिर उनको डायरेक्शन देनी है, फिर कंट्रोलिंग करनी है पूरे साल तक, फिर वापस से प्लानिंग कंट्रोलिंग, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे ही हमारा कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे साल चलता है। पूरे साल आपको डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखना है। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था, भगवान की तरह हर जगह कोऑर्डिनेशन भी आपको हर जगह मिलेगा। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्लानिंग नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो स्टाफिंग नहीं हो पाएगी। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करेगा मिडिल से, मिडिल करेगा लोअर से, लोअर करेगा वर्कर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। सो कोऑर्डिनेशन इज आल्सो एन ऑल परवेसिव फंक्शन। Coordination is a pervasive function. It is required at all the levels in all the departments. चाहे business, non-business हो, उनमें भी coordination चाहिए। Last, it is the responsibility of all managers. केवल ऐसा नहीं है कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट बड़े बड़े लोगों को कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ये अपनी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये अपनी एक्टिविटीज में, और टॉप लेवल और लोअर लेवल से, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के साथ में और अपनी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन करेंगे। सो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। लास्ट, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक है बेसिकली नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन की असल में क्या जरूरत होती है, क्यों ज्यादा जरूरी होता है। इसमें मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा कि ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, उसमें आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि इसमें कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हमने समझा कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तो इन पॉइंट्स में आपको ये समझाऊंगा, इन पॉइंट्स की वजह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ती है। कब? ग्रोथ इन साइज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो उसमें कम लोग बाग काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन वहां पे भी चाहिए। अगर वही ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो लोग भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत और बढ़ती है। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग। Each individual has his needs and objectives, so there is more need to bring together the efforts of the employees, यानी कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत और बढ़ जाती है क्योंकि एम्प्लॉइज बढ़ गए। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सर ये क्या पॉइंट आ गया? ये वही पॉइंट है बेटा जो मैं आपको समझा के आया, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन है सर, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहा है, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है। क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट कहेगा हमको इतनी कार्स चाहिए बेचने के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा हम कहाँ से लेके आए कार्स, कहाँ से बनाए, वो बोलता ना चाबी कहाँ है, रॉ मटेरियल कहाँ है, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा रॉ मटेरियल कहाँ है, कहाँ गया रॉ मटेरियल है, और परचेज डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमारे पास में पैसे ही नहीं, हमको फाइनेंस मैनेजर ने पैसे ही नहीं दिए। तो जब भी फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग है इसका फंक्शन, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है। एक ही बंदा कर रहा हो तो इतनी जरूरत नहीं है, एक दो ही बंदे हो, पर अगर फंक्शनल अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है। नहीं तो वही होगा रॉ मटेरियल कहाँ है, वो बोलेगा पैसा कहाँ है। Functions of an organization are divided into different departments, section or division, and there are differences among these departments. Coordination is needed to minimize the differences among departments. हर डिपार्टमेंट के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उनको सेल बढ़ानी है, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, उनको परचेज को कम रेट पे परचेज करना है, तो उनके डिफरेंसेस कम हुए। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं हर फील्ड के। फाइनेंस का एक एक्सपर्ट ले लेंगे, कोई एक्सपीरियंस सीए, एक IIM MBA करा हुआ IIM अहमदाबाद से ले लिए,
कोई आईआईटी बॉम्बे का इंजीनियर ले लिया, ऐसे तगड़े तगड़े स्पेशलिस्ट लेते हैं और इन स्पेशलिस्ट को क्या लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही है और ये एकदम सही बात है। सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बोलेगा कि ये इस तरीके से होना चाहिए काम, परचेज डिपार्टमेंट का बोलेगा इस तरीके से होना चाहिए काम, या और भी कोई अलग से स्पेशलिस्ट ला रखे हो, वो स्पेशलिस्ट बोलेगा काम ऐसे होना चाहिए, कोई ऐसे बोलेगा। तो जब भी ये स्पेशलाइजेशन होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट अलग बात बोल रहा है क्योंकि उसको लगता है वो एक्सपर्ट है, ये कोई अलग बात बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। आजकल आप सब लोगों को पता है आईआईएम से उठाते हैं, आईआईटी बॉम्बे से अच्छे अच्छे इंजीनियर उठाते हैं, तो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है। एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन। इन स्पेशलिस्ट को ऐसा लगता है कि बस यही है जो है और ये हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है। So there is a need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction to get the maximum benefit। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है कि हम इन स्पेशलिस्ट का इस तरीके से यूज लें कि जो हमारा कॉमन डायरेक्शन है 5000 कार्ड्स को बनाने का वो अल्टीमेटली अचीव हो पाए। सो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन भी चाहिए हो, एमसीक्यूज वगैरह आपको क्वेश्चन भी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे इसके क्वेश्चन भी चाहिए। एंड इस वीडियो को अभी तो आप लोग थोड़ा आराम करना, एक बार आप देख चुके हो, कुछ टाइम बाद में फिर से इस वीडियो को चला के देखना। इस बार आप 1.5 से 2x स्पीड पे देखना, नोट्स खोल के साथ में 2 बार 3 बार चलते हुए, क्या बोलते हैं, आप घूमने करने जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, छत पे घूम रहे हो, उस टाइम पे आप बस सुनो। आपकी बीएसटी को तो मैं इस तरीके से करा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी बीएसटी होगी। चलते फिरते आप बस वीडियो चालू कर लो, सुनते रहो, साथ में नोट्स को खोल लो, आपकी बीएसटी हो जाएगी कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।